आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 को। चलिए फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं हॉकिंस इंडियाना में। अब ये सारे बच्चे हाई स्कूल में पहुंच चुके होते हैं। ये सारे डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं। इन सब ने मिलकर एक हेलफायर क्लब बनाया होता है और इनका लीडर एक नया कैरेक्टर होता है। इसका नाम एडी मैंसन होता है। लेकिन आज इनकी पार्टी से एक बंदा कम हो गया होता है। ल्यूकस बास्केटबॉल टीम का प्लेयर होता है और वो खेलने चला जाता है और ये लोग उसकी जगह उसकी बहन को अपने ग्रुप में रख लेते हैं, जिसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था, एरिका। आज ये लोग एक फाइनल बैटल खेल रहे होते हैं जो कि वेक्ना के अगेंस्ट होती है। ये लोग गेम को जीत जाते हैं और लूकस भी अपनी गेम को जीत जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉकिंस में कुछ अजीब हो रहा होता है। एक चेयर लीडर को हर तरफ घड़ियां नजर आ रही होती है। वो एडी से बात करती है और उससे पॉट खरीदती है कि शायद इससे कोई इसे मदद मिल सके। लेकिन उसके बाद वो एक ड्रीम में चली जाती है जो कि एक बहुत ज्यादा डरावने ख्वाब की तरह होता है। उसमें उसे कोई बहुत अजीब सी चीज नजर आती है और जब उसके ख्वाब में वो उसे पकड़ता है तो वो असल दुनिया में उड़ने लगती है और उसके बाद वो अपने आप को मार देती है। एडी से अगले घर में मैक्स रहती है और उस रात उसके घर की लाइट्स भी फ्लिकर कर रही होती हैं। तो मैक्स डस्टिन से बात करती है। इन दोनों को पता होता है कि एडी की कोई गलती नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि एडी ने ही उस लड़की का कत्ल किया है। उस चेयर लीडर का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे ये लगता है कि एडी ने उसको एक रिचुअल में मार दिया है, यानी डंजन्स एंड ड्रैगन्स का कोई रिचुअल था जिसमें एडी ने उसको मारा है। अब डस्टिन और मैक्स एडी की मदद करने के लिए स्टीव के पास जाते हैं और उसे भी मदद करने के लिए कहते हैं। स्टीव और रॉबिन अब एक वीडियो स्टोर पे काम करते हैं। इन लोगों को एडी के डीलर रेफर के बारे में पता होता है, तो ये लोग उसे ही सर्च करते हैं और एडी को ढूंढ निकालते हैं। वो एक बोट हाउस में छुपा होता है। अब ये सारे एडी को डेमोगॉर्गन्स और इसके अलावा हमने पिछले सीजन्स में जो कुछ देखा है उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन ये चीज काफी अलग होती है। ये किसी जादू की तरह काम कर रहा होता है। हमारे इस सीजन के विलन का नाम है वेक्ना और जैसा कि हमें पता है कि 11 पिछले सीजन में हॉकिंस को छोड़ के चली गई थी और वही इनके ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थी, लेकिन वो अब इनके साथ नहीं होती। 11 बायर्स फैमिली के साथ अब कैलिफोर्निया में होती है। 11 को वहाँ पे काफी मुश्किलों का सामना होता है क्योंकि उसे काफी सारे बच्चे बुली कर रहे होते हैं और 11 की साइकिक पावर्स अभी तक वापस नहीं आई होती। अब इसे स्कूल से छुट्टियां हो जाती है और 11 का बॉयफ्रेंड माइक उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। विल का बड़ा भाई जोनाथन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कैलिफोर्निया स्टोनर बन गया होता है और इसके दोस्त का नाम आर्गाइल होता है। जोनाथन ने भी हॉकिंस अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से मिलने के लिए जाना होता है, लेकिन इन दोनों के कुछ आर्गुमेंट्स चल रहे होते हैं। इन दोनों ने साथ में मिलकर कॉलेज जाने का प्लान बनाया होता है, लेकिन जोनाथन कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता और ये बात उसने अभी तक नैन्सी को नहीं बताई होती। जॉयस बायर्स को एक पैकेज मिलता है जो कि रशिया से आया होता है। इसमें एक नोट होता है जो कि हॉपर्स की तरफ से होता है। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि शायद हॉपर्स मर गया, लेकिन हॉपर्स मरा नहीं होता। जब मशीन तबाह हो रही थी तो हॉपर्स पोर्टल से बाहर निकल गया था और वो पोर्टल रशिया में खुलता था। अब जॉयस मैरी को फोन करती है जो कि इनका वही दोस्त होता है जिसे रशियन बोलनी आती है। अब ये लोग एंजो को फोन करते हैं जो कि एक गार्ड होता है उस प्रिजन कैंप में जिसमें हॉपर्स होता है। वो इस बात पे राजी होता है कि एक अच्छी खासी रकम के लिए वो हॉपर्स को वहाँ से बाहर निकालेगा। अब इसके बाद ये लोग रशियन स्मगलर यूरी से मिलते हैं। हॉपर्स और उसका दोस्त मिलकर बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन यूरी उन्हें धोखा देता है और वो दोबारा दोनों जेल में पहुंच जाते हैं। अब हम हॉपर्स का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सारे पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके बाद वेक्ना का अगला शिकार कौन होगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसका अगला विक्टिम मैक्स है जो कि इनकी अपनी दोस्त होती है। अब उसे हर तरफ घड़ियां नजर आ रही होती है। नैन्सी जो कि अब रिपोर्टर बन चुकी होती है, वो पता लगाती है कि ये कत्ल बिल्कुल वैसा ही था जैसे विक्टर्स का हुआ था। वो पागल हो गया था और उसने अपने घर वालों को मार दिया था, लेकिन वो ये कहता था कि उसने कत्ल नहीं किया बल्कि एक शैतान ने उससे कत्ल करवाया है। अब नैन्सी और रॉबिन अंडरकवर जाते हैं और खुद जाके विक्टर क्रील से मिलते हैं। ये लोग उसकी कहानी सुनते हैं कि ये लोग एक नए घर में गए थे जो कि हॉन्टेड था और वहाँ जाने के बाद ये सारा कुछ हुआ था। इसके बाद हम लोग मैक्स को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए भाई विली को एक लेटर सुना रही होती है। मैक्स कहती है कि उसे लगता है कि वो भी उसकी मौत की जिम्मेदार है क्योंकि वो हमेशा दुआ करती थी कि वो मर जाए। उसकी वजह आपको याद होगी कि बिली उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था और वो गुस्से का बहुत ज्यादा तेज था और अब मैक्स को बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो मर चुका होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वेक्ना इसी तरह के लोगों को चुनती है जिनके अंदर कोई पछतावा या डर होता है और उन लोगों को वो अपना शिकार बनाता है। विक्टर क्रील उस हादसे में बच गया था और उसकी वजह वो ये बताता है कि उसकी पसंद का एक गाना वहाँ पे चल गया था। तो अब ये लोग मैक्स के साथ भी वही करते हैं। ये लोग जल्दी से उसका फेवरेट गाना लगा के उसे हेडफोन्स बनाते हैं और बिल्कुल जब मैक्स मरने ही वाली होती है उसे वो गाना सुनाई देता है और उसे अपसाइड डाउन से बाहर निकलने का एक पोर्टल नजर आता है और वो वहाँ से भागती हुई वापस आती है और असल दुनिया में होश में आ जाती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। मैक्स को ये लोग बचाने में कामयाब हो जाते हैं,
कैलिफोर्निया में माइक और 11 काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और विल भी इन लोगों के साथ ही होता है। विल और माइक बात करते हैं और माइक कहता है कि उसे लगता है कि वो उसे काफी इग्नोर कर रहा है और वो उससे इस बात के लिए माफी मांगता है। विल के बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन विल बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे लड़के अच्छे लगते हैं और उस दौर में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। 11 को फिर से वो पुलिस बहुत तंग करते हैं। 11 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो इनमें से एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मारती है। अब पुलिस वाले आते हैं और 11 को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कोई असली पुलिस वाले नहीं होते, ये CIA के बंदे होते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को लग रहा होता है कि किलर 11 है, तो ये CIA के डॉक्टर ओवेंस उसे वहाँ पे बचाने आए होते हैं। वो 11 से बात करते हैं कि वो उसकी पावर्स उसे वापस दिला सकते हैं। उसके बाद वो उसे अपने साथ एक लैब में लेके जाते हैं। ये एक खुफिया लैब होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है जिसका नाम नीना होता है और इस लैब में डॉक्टर ब्रेनर भी काम कर रहा होता है जिसे 11 पापा कहती थी, जिसके बारे में हमें पता चला था कि वो जिंदा है। ये 11 से माफी मांगता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। 11 की पावर्स वापस लाने के लिए ये लोग उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब 11 को अपनी सारी पुरानी यादें वापस नजर आती हैं। उसे वो सब कुछ भी नजर आता है जो उसने ब्लॉक कर दिया था। अगर ये सब कुछ काम कर जाता है तो उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। 11 के सारे दोस्तों को हाउस अरेस्ट किया जाता है। वो सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। ये लोग इनके नए दोस्त आर्गाइल से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है, ये दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आगे पिज्जा वाला नहीं होता बल्कि गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। तब एक एजेंट उन बच्चों को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ता है। तभी इनका दोस्त टाइम पे पहुंच जाता है और ये उसी की पिज्जा वाली गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें नीना के बारे में पता चल गया होता है। ये एक नंबर होता है जो कि फोन का नहीं होता बल्कि एक कंप्यूटर होता है। अब इन्हें एक कंप्यूटर हैकर की जरूरत होती है जो कि डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी होती है। वो हैक करके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और अब ये सारे 11 को बचाने के लिए निकल जाते हैं। हॉकिंस में सारे बच्चे पुराने क्रील हाउस में जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। मैक्स और लूकस का भी ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब इस वाकये के बाद उन दोनों का पैचअप हो जाता है। अब ये सारे उस घर का जायजा ले रहे होते हैं। नैन्सी और स्टीव की फिर से अच्छी दोस्ती हो गई होती है। ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद नैन्सी ने जोनाथन को डेट करना शुरू कर दिया था। अब ये सारे उस घर में एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और इन्हें समझ आती है कि ये वेक्ना की होम बेस है, यानी अपसाइड डाउन में ये उसके रहने की जगह है। वेक्ना उस वक्त किसी को अटैक करने की तैयारी में होती है। एडी को इस चेयर लीडर के बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्तों ने ढूंढ लिया होता है और अब वो एडी को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि उनमें से ही एक लड़का वेक्ना का अगला विक्टिम होता है और वो अपने आप को वहीं पे मार देता है। डस्टिन की एक थ्योरी होती है कि हर कत्ल पे वेक्ना अपसाइड डाउन का एक गेट खोलती है। अब स्टीव उस जगह पानी में छलांग मारता है जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी और वो देखता है कि वाकई में वहाँ पे अपसाइड डाउन का एक गेट ओपन होता है। अब स्टीव वहाँ से खिंचता हुआ अपसाइड डाउन में पहुँच जाता है। अपसाइड डाउन में बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। उसमें अजीब सी चमगादड़ें होती हैं और इसके अलावा भी काफी कुछ। अब उसके बाकी सारे दोस्त भी उसके पीछे वहाँ पे आ जाते हैं और ये सारे मिलकर उन बैट्स को मारने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती हैं और उनके वापस जाने का रास्ता वहाँ पे ब्लॉक हो गया होता है। अब ये सारे अपसाइड डाउन में ही फंस गए होते हैं। ये लोग अपसाइड डाउन में नैन्सी के घर जाते हैं जहाँ पे उसने गन रखी थी, लेकिन वहाँ पे वो मौजूद नहीं होती। अब थोड़ी ही देर में इन सबको अंदाजा होता है कि ये अपसाइड डाउन के अंदर हॉकिंस का वो वर्जन होता है जो कि हमने सीजन 1 में देखा था। जस्टिन, लूकस और एरिका व्हीलर्स के घर पे होते हैं और उनकी आवाजें स्टीव और उसके साथियों को यहाँ पे आ रही होती हैं, लेकिन ये लोग उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो ये लोग वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हमने सीजन 1 में देखा था, यानी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने पहले की तरह कोई क्रिसमस लाइट सेट नहीं की होती, लेकिन इनके पास एक और तरीका होता है। ये लोग लाइट ब्राइट के जरिए उनसे बात करते हैं। अब ये लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे पहला कत्ल हुआ था और उस जगह पे अपसाइड डाउन से एक पोर्टल खुल गया होता है, लेकिन वेक्ना को पता चल गया होता है कि ये लोग वहाँ पे हैं और वो नैन्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम 11 को देखते हैं जो कि अब अपनी मेमोरी का सबसे बड़ा पार्ट अनलॉक करने वाली होती है। असल में हुआ ये था कि 11 के साथ वहाँ पे एक और लड़का था जो कि उसके साथ बहुत अच्छा था और उसने उसे कहा था कि वो दोनों मिलके वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसने 11 को कहा था कि उससे पहले उसे उसकी गर्दन से एक ट्रैकिंग चिप को निकालना होगा और 11 ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी गर्दन से वो निकाल दी थी, लेकिन वो कोई ट्रैकिंग चिप नहीं थी बल्कि उसकी पावर्स को कम करने के लिए एक चीज थी। ये भी साइकिक होता है, बल्कि इसका नाम नंबर 1 होता है और उसका मकसद सिर्फ वहाँ से भागना नहीं होता, वो वहाँ पे मौजूद बाकी सारे बच्चों को मार देता है। इसका दिमाग बहुत खराब होता है। दूसरी तरफ नैन्सी अब वेक्ना के ट्रैप में होती है और उसे क्रील की सारी स्टोरी नजर आती है जो कि उस घर में मौजूद बच्चे हेनरी की नजरों से नजर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो घर हॉन्टेड नहीं था बल्कि हेनरी के पास साइकिक पावर्स थी और उसने अपने घर वालों को खुद मारा था। उसके बाद उसे वहाँ से हॉकिंस लैब ले जाया गया था और यही नंबर 1 बना था। तो अब जब 11 को उससे लड़ाई करनी थी और उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या किया जाए, तो 11 ने उसको हराने की कोशिश में उसे अपसाइड डाउन में भेज दिया था, लेकिन वो अपसाइड डाउन में जाके मरा नहीं था और वहाँ जाके वो वेक्ना बन गया था। वो नैन्सी को वहाँ पे नहीं मार सकता था, उसने बस सिर्फ उसको अपना
प्लान बताया था और उसका प्लान ये था कि वो पूरी दुनिया में एक मॉन्स्टर पोर्टल खोलेगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन के जैसा बना देगा। उसे ऐसा करने के लिए सिर्फ 4 मर्डर्स करने थे और वो 3 पहले से कर चुका होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इन्हें वापस जाके उसको वहाँ पे मारना है, लेकिन इन लोगों को किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। अब हम 11 को देखते हैं, जिसकी ताकतें वापस आ चुकी होती हैं। उसे हॉकिंस और वेक्ना के बारे में पता चल जाता है और वो कहती है कि उसे वापस जाके अपने दोस्तों को बचाना होगा, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर कहता है कि वो भी तैयार नहीं है और उसे वहाँ से नहीं जाना चाहिए। उसने उसके लिए पहले की तरह का एक कैबिन तैयार किया होता है, जहाँ पे वो उसे बंद करके रखना चाहता है। 11 डॉक्टर ब्रेनर को कहती है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर तुम खुद हो, लेकिन तभी वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग पहुँच जाते हैं। डॉक्टर ब्रेनर 11 को लेके वहाँ से भागते हैं, लेकिन उन्हें काफी गोलियां लग जाती हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ये लोग 11 को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि वहाँ पे एक पिज्जा ट्रक आ रहा होता है। 11 के दोस्त उसको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच आए होते हैं। इतनी जरा सी डिस्ट्रैक्शन मिलने की वजह से 11 को अपनी पावर्स यूज करने का टाइम मिल जाता है और वो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देती है। 11 उन लोगों को बताती है कि उन्हें अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आज ही जाना होगा, लेकिन इतनी जल्दी हॉकिंस में पहुँचना पॉसिबल नहीं होता। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि जब वेक्ना मैक्स के माइंड में जाएगी तो 11 भी वहाँ पे पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ जॉयस और उसके साथी को अगवा करके रशिया ले जाया जा रहा होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि इन्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो इनका प्लान क्रैश हो जाता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। खुशकिस्मती से मरी और यूरी की शक्लें काफी मिलती हैं, तो ये लोग उसकी जगह वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लोग जेल में पहुँचते हैं, जहाँ पे उनको हॉपर्स नजर आता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि ये लोग एक डेमोगॉर्गन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। हॉपर्स ने एक लाइटर चोरी किया होता है और उसकी मदद से वो डेमोगॉर्गन को दूर करता है। जॉयस और उसका साथी मिलकर गेट को खोल लेते हैं और हॉपर्स को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब इन लोगों को CIA के एक बंदे की कॉल आती है, जो उन्हें बताता है कि वहाँ पे सब बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अब ये लोग एक ही दिन में वापस हॉकिंस नहीं पहुँच सकते, तो ये लोग वहाँ से जितनी हो सकती है उतनी मदद करने का फैसला करते हैं। रशियंस ने माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा अपने पास कैद करके रखा होता है, तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग उसको जलाएंगे। हॉकिंस में सारे बच्चे वेक्ना से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैक्स को कभी बुरे ख्याल आते हैं और वेक्ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे अच्छे ख्याल आते हैं और वो दोबारा से ठीक हो जाती है। नैन्सी जोनाथन लोग वेक्ना के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा चमगादड़ें होती है। लेकिन इन लोगों के पास एक प्लान होता है, इन्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। इन्हें वो डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एडी मेंसन, जो कि अपसाइड डाउन में गिटार बजाता है। इनका ये प्लान काम कर जाता है और बेड्स वहाँ से उड़ जाती हैं। अब बाकी के लोग घर के अंदर तो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और डिफेंस सिस्टम होता है। दूसरी तरफ एडी भी ज्यादा देर तक चमगादड़ों को दूर नहीं रख सकता और अब उसके पीछे पूरी चमगादड़ों की आर्मी होती है। दूसरी तरफ असल दुनिया में भी हालात खराब हो रहे होते हैं। उसी चेयर लीडर के बॉयफ्रेंड को मैक्स और लूकस नजर आ जाते हैं और उसे क्या लगता है कि शायद लूकस डंजन्स और ड्रैगन्स के लिए मैक्स को सेक्रीफाइस करने वाला है। अब इन दोनों की लड़ाई होने लगती है और मैक्स भी चूंकि ज्यादा देर तक वेक्ना को दूर नहीं रख सकती, अब वेक्ना का मैक्स पे कंट्रोल होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार सकता, वहाँ पे 11 पहुँच जाती है। 11 साइकिकली वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। अब 11 और वेक्ना की लड़ाई होती है। अब हमें वेक्ना की बाकी स्टोरी भी पता चलती है कि जब वो अपसाइड डाउन में आया था, तो अपसाइड डाउन इतनी ज्यादा बुरी जगह नहीं थी। एक दिन उसने वहाँ पे माइंड फ्लेयर को देखा था। अब जैसे कि पिछली सीजन्स के अकॉर्डिंगली हमें लगा था कि माइंड फ्लेयर सबसे मेन चीज है, लेकिन माइंड फ्लेयर मेन चीज नहीं थी, बल्कि वेक्ना ने माइंड फ्लेयर को कंट्रोल किया था और अपसाइड डाउन में सबसे बड़ा मॉन्स्टर वेक्ना होता है। अब उसने 11 को भी पकड़ लिया होता है और वो मैक्स को मारने ही वाला होता है। माइक मुसलसल 11 से बात कर रहा होता है ताकि वो उसे वेक्ना से लड़ने की हिम्मत दे सके और 11 वेक्ना के ट्रैप से निकल आती है। दूसरी तरफ रशिया में ये लोग डेमोडॉग्स को जलाने लगते हैं। अब चूंकि वेक्ना का दिमाग इन सब चीजों के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसे भी तकलीफ होने लगती है और ये सारे उसके ट्रैप से निकल आते हैं। अब स्टीव और उसके साथी वेक्ना की असल बॉडी तक पहुँच जाते हैं और ये उसको आग लगा देते हैं। और अब यहाँ पे सब तरफ में एक आखिरी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में डेमोगॉर्गन डिसअपीयर हो जाते हैं। इन्हें पता होता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ हम एडी मेंसन को देखते हैं, जिसपे चमगादड़ों ने काफी ज्यादा हमला किया होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये लोग मैक्स को भी नहीं बचा सके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है और वहाँ पे मैक्स की भी डेथ हो जाती है। तो यानी इनकी सारी कोशिशों के बाद भी वेक्ना आखिरी बंदे को भी मारने में कामयाब हो गया था। और अब चारों पोर्टल्स खुल गए होते हैं। पोर्टल्स खुलने के बाद एक सिलसिला सा आता है और एकदम से सारी दुनिया चेंज नहीं होती और ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक है। इसके बाद 11 और बायर्स कैलिफोर्निया से वापस आते हैं। ये सारे फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्स मरी नहीं थी, बल्कि कोमा में गई थी। 11 उस वक्त उसके दिमाग में थी जब मैक्स मरी थी, तो वो सोचती है कि वो अपनी पावर्स के जरिए उसे वापस लाने की कोशिश करेगी। ये थोड़ा बहुत काम कर जाता है और मैक्स मरती नहीं है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है। और अब इसके बाद सबसे ज्यादा अच्छा सीन
सीन आता है जब हॉपर्स वापस अपने घर पहुंचता है और 11 से मिलता है। अपसाइड डाउन में वेक्ना जख्मी होता है लेकिन अभी तक मरा नहीं होता और असल दुनिया में अपसाइड डाउन वाली राख उतरने लगती है। और फिर जब ये लोग जाके उन पोर्टल्स को चेक करते हैं तो सारे पोर्टल्स में से अपसाइड डाउन की तरह का धुआं निकल रहा होता है और वहाँ पे जगह अपसाइड डाउन की तरह चेंज होना शुरू हो गई होती है। तो अब हमारे सारे हीरोज एक आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 खत्म हो जाता है।